प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास का 5वां चैप्टर विज्ञान का कोयला एवं पेट्रोलियम। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। प्रकृति में जो नेचुरली पाए जाते हैं, मानवीय प्रयास जो मैन मेड हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं मैन मेड। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए। उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक अर्थात जो प्रकृति से हमें एज इट इज़ मिलती है, जैसे वन, वन्य प्राणी, पेड़ पौधे, वायु, जल, सनलाइट, और मानव निर्मित जैसे मोबाइल है, पेन है, प्लास्टिक है, आर्टिफिशियल कपड़े हैं। ये सब चीज़ें मानव निर्मित हैं। आइए आगे देखते हैं। क्या वायु, जल तथा मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? ये पूछ रहा है आपसे। ये वायु, जल और मृदा, मानव इनको समाप्त कर सकता है अपने किसी भी काम में उपयोग करके? नहीं। जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। जल एक असीमित संसाधन है। जल चक्र होता है। जल ऊपर से बादलों से बरस के नीचे आता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, फिर वाष्पीकृत, फिर बादल बनते हैं, बारिश होती है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटते हैं: अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये समाप्त होने वाले हैं और ये अक्षय हैं। आइए, अक्षय कौन से हैं? अक्षय का मतलब ऐसे है जो कभी क्षय ना हो, समाप्त ना हो। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलाप से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण: सूर्य का प्रकाश, वायु और जल। ये प्रकृति में असीमित अनलिमिटेड मात्रा में व्यक्ति जितना भी इनका उपयोग कर सकता है, कभी समाप्त नहीं कर सकता, जैसे सूर्य प्रकाश और वायु। अब दूसरे हैं समाप्त होने वाले। एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, लिमिटेड है। ये मानवीय क्रिया द्वारा एक न एक दिन समाप्त होने वाले हैं, हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन्य यानी जंगल में रहने वाला जीव, खनिज पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आइए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 5.2। कक्षा क्षेत्र में कुछ हेतु सामूहिक क्रियाकलाप हैं। कुछ पात्र लीजिए, 3 पात्र लीजिए, उसको विद्यार्थियों को 7 समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2, 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में बांट दीजिए। ये क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। जैसे पहला पात्र बनाते हैं, ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, और इसके अंदर वो पदार्थ पॉपकॉर्न, मूंगफली, चने, खाने की चीज़ें, चॉकलेट, ये भर दीजिए आप। और इसको 7 समूह में बांटना है। आगे इसको 3 समूह में बांटना है। 1, 2, 3, 1, 2, 4। इसको भी 1, 2, 4। इसको भी 1, 2 और 4। और एक बालक को और काम कहिए कि वो पहले बॉक्स में जो सामान है वो इस उठा करके पहली पीढ़ी को दे दे, और पहली पीढ़ी की इसको तुम खाओ जितना खा सके। फिर पहली पीढ़ी इसको जितना खा पाएगी वो दूसरे को देगा, जो कुछ बचा होगा। ये इसको ये खाएगी, वो तीसरे को देगा। फिर आप चेक करिए दूसरे के लिए पास क्या बचा, तीसरे के लिए कुछ बचा था या नहीं। ऐसे ही इनको भी पहली पीढ़ी को, पीढ़ी से फिर दूसरी को, दूसरी से फिर तीसरी पीढ़ी को। ये प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि
हमारे पास पहली पीढ़ी में जो संसाधन आए, जो खाने को मिला, दूसरे को भी कुछ खाने को मिल जाए, तीसरे को भी कुछ खाने को मिल जाए। यदि पहली पीढ़ी लालची होगी तो अपने लिए ज़्यादा खा लेगी, दूसरे को नहीं छोड़ेगी, दूसरा के लिए थोड़ा आएगी तो तीसरे के तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, सभी पीढ़ियों को, जैसे हम आजकल की पीढ़ी हैं, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये प्राकृतिक संसाधन देखने को मिल जाएं, वो भी इनका प्रयोग करें। इसलिए इनका उपयोग बड़े ही बुद्धिमत्ता ढंग से करना चाहिए। इस प्रक्रिया कलाप में सारे में यही समझाया गया, यही यहाँ पर लिखा भी है। मान लीजिए पात्रों के खाद्य पदार्थ, कोयले, पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपयोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकता है, कुछ समूह की पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हमने यही कुछ पढ़ना है, जो सीमित मात्रा में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, वो हम कैसे बनते हैं, कैसे उनका उपयोग होता है, और इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जीवाश्म ईंधन। सबसे पहला है जीवाश्म ईंधन, कोयला। आपने कोयला देखा होगा, यह है, इसके बारे में सुना होगा, पत्थर जैसे कठोर और काले रंग का होता है। ये इसका यहाँ पर इमेज आपको दिखाया गया है, चित्र से, कर्सर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। खाना पकाने के प्रयोग हेतु आने वाले ईंधनों में से कोयला एक है। इसका गांव में बहुत प्रयोग होता था, अंगीठी जलाते थे। पहले इसका रेल इंजन चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए होता था। तापीय शक्ति संयंत्र, जितने थर्मल पावर प्लांट हैं, आजकल रेल के जो भाप के इंजन तो बंद हो गए, थर्मल पावर प्लांट अभी भी चल ही रहे हैं। हमारे नज़दीक में यमुनानगर में है, जैसे पानी को गर्म करते हैं कोयला जलाकर, उसकी स्टीम बनती है और विद्युत उत्पन्न होती है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आइए जानते हैं कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यह कैसे बनता है, पहली पूछ रही है हमसे। आइए देखें। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। निचले क्षेत्र में घने वन थे, पेड़ पौधे थे बहुत। बाढ़ आने के कारण, प्राकृतिक रूप के कारण ये वन मृदा के नीचे, वन टूट गए, पेड़ टूट गए, दब गए, नीचे पेड़ मृत हो गए, मृदा के नीचे दब गए। अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। संपीड़ित होने पर प्रेशर बढ़ गया, और ये जैसे जैसे वे गहरे होते गए, इनका ताप बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप प्रेशर पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन का ही बना होता है। मृत वनस्पति के धीमे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनीकरण। ये देखिए, कार्बनीकरण। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को भी एक जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वनस्पति हैं, पेड़ पौधे थे, उन्हीं के ये मरने, गलने, सड़ने से, दबने से बना है, वो भी जीव थे, इसलिए इसको भी हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और चित्र में कोयले की खान को दिखाया गया है, ये आपके सामने है कोयले की खान। ये सर, नेक्स्ट चित्र देखते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। कोयले को संसाधित करते हैं तो इनसे हम विभिन्न और उत्पाद कोयले के द्वारा प्राप्त, जैसे कोक, कोलतार और कोल गैस, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कोल, यह कठोर टाइट पत्थर जैसा पदार्थ है, सरंध्र छिद्रदार है। इसके अंदर पानी डालेंगे, लिक्विड डालेंगे, कोई सोख लेगा।
काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध 99% कार्बन है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। अगला है कोल तार। कोल तार यह एक अप्रिय बदबूदार गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। यह आपके सामने चित्र में है कोल तार। आजकल सड़कों में निर्माण के लिए आपने निश्चित रूप से इसको देखा होगा। ये 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, ये आर्टिफिशियल डाइज कलर हैं, औषधि दवाइयाँ हैं, विस्फोटक पदार्थ हैं जो क्रैकर्स होते हैं, सुगंध, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी की सामग्री, घर की छत बनाने की सामग्री आदि में इसका प्रयोग होता है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, मौत, ये कीट मकोड़े होते हैं, इनको भगाने के हेतु जो हम नेफ्थलीन की गोलियां बनती हैं वो भी इसी की बनती हैं और कीट मकोड़े भागते हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण के लिए भी कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमन का उपयोग होने लगा है, किया जाता है। कोल गैस, ये तीसरा है सब उत्पाद कोयले का। कोल गैस, कोयल के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोल गैस भी बनती है। ये कोयला नीचे एक बॉक्स में पढ़ते हैं। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोल गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। पेट्रोलियम। अब कोयला हमने पढ़ लिया है, कोयला जीवाश्म ईंधन की पूरी जानकारी ले ली। कोल, कोक, कोल टार और कोल गैस के सब उत्पाद थे। अब पेट्रोलियम दूसरा जीवाश्म ईंधन है। आप जानते हैं पेट्रोलियम ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार में किया जाता है। भारी मोटर वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, रेलवे इंजन आदि को चलाने के लिए डीजल काम आता है। और ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से पाए जाते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पेट्रोलियम। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? आइए जानते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जैसे कोयले का निर्माण पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी की तलछट में दबते चले गए, उनसे हुआ। यहाँ समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे अंदर भी थे, वो मृत हुए और समुद्र की पेंदों में तली में जाकर जम के उन पर रेत मिट्टी की गाद की तहें परतें जमती चली गई। लाखों वर्ष की क्रिया के उपरांत वायु की अनुपस्थिति, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। प्यारे बच्चों, लाखों वर्ष की क्रिया है, 1-2 साल की वर्ष की नहीं है। और नीचे एक चित्र में दिखाया गया है पेट्रोलियम का एक कुआं। ये कुआं है और ये गैस, ये तेल और ये जल। जल सबसे नीचे है, तेल इसके ऊपर, गैस ऊपर। तीनों की परत ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के हैं, जल सबसे भारी पदार्थ है, इसका घनत्व अधिक होता है। तेल का इससे कम तो इससे तेल इससे ऊपर है, गैस का इससे कम तो गैस उसके भी ऊपर है। तेल और जल आपस में मिश्रणीय नहीं हैं। चित्र में देखिए तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया ही है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेशित ड्रिल किया गया। और 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ये बेसिन क्या होता है प्यारे बच्चों? ये नदी की शुरुआत है एक तरह से। छोटी छोटी नदियाँ
जब पहाड़ की तली में एक जगह मिलती हैं तो बड़ी नदी का निर्माण होता है और वहाँ से नदी की शुरुआत होती है। वहाँ एक घाटी जैसा लो लाइंग एरिया जिसको कहते हैं निचला, वो होता है और नदी फिर आगे की ओर गमन करती है। इसको हम बेसिन बोलते हैं। इसको हम चित्र से दर्शाने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम का परिष्करण। परिष्करण का मतलब होता है शुद्धिकरण। पेट्रोलियम के इतने उत्पाद हैं उनको अलग अलग करना, इसी को ही पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं। देखते हैं कैसे होता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय पदार्थ है। इसकी गंध अप्रिय बदबूदार है। विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन वैक्स। पेट्रोलियम गैस आपको पता ही गैस है। पेट्रोल गाड़ियों का काम आएगा। डीजल आपको पता ही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, गाड़ियों की सर्विस में काम आता है। पैराफिन वैक्स ये मोम है आदि का मिश्रण होता है। ये अर्थात पेट्रोलियम अनेक पदार्थों का मिश्रण है और इसके विभिन्न संगठकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलीय परिष्करणी में संपादित किया जाता है, जिसको एक पेट्रोलियम परिष्करणी का जो प्लांट है आपके सामने चित्र पर है, इसको आप देखिए, बहुत बड़ा प्लांट होता है। आइए आगे देखते हैं। पेट्रोल के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग। द्रव रूप एलपीजी है। घर के अंदर जो सिलेंडर में गैस है वो यही होती है, आप ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। पेट्रोल, मोटर, विमान ईंधन, शुष्क ड्राई क्लीनिंग जो धोबी लोग करते हैं, आप कोट पैंट या गर्म कपड़े देते हैं, ड्राई क्लीन। पेट्रोल की एक नेचर होती है, ये वोलाटाइल है और थोड़ी देर में उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप आदि जेट वायु आदि जलाने के ईंधन के रूप में करते हैं। डीजल भारी वाटर वाहन विद्युत जनित जनरेटर चलाने के लिए करते हैं। स्नेहक तेल अभी बताया लुब्रिकेटेंट का काम करता है। गाड़ी के अंदर सर्विसिंग के समय जो मोबिल ऑयल डालते वो यही है। पैराफिन वैक्स ये मोम है। मरहम यानी मल्लम जो दवाई आपके मोच आ जाती है, दर्द होता है तो डॉक्टर देता है लगाने के लिए, मूव वगैरह, इसमें भी वैक्स का काम होता है। मोमबत्ती बनाने में भी, वैसलीन बनाने में भी। विटामिन पेंट और सड़क निर्माण में उपयोग में आती है। आगे देखिए अगला है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी प्राप्त होते हैं। इनको पेट्रो रसायन कहते हैं प्यारे बच्चों। इनका उपयोग अपमार्जक जो डिटर्जेंट पाउडर होता है कपड़े धोने के लिए, रेशे ने ये आर्टिफिशियल रेशे कपड़े जिसे मिलते हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, आप इनसे भलीभांति परिचित हैं। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यानी अंग्रेजी खाद जो खेत में डलती है के लिए भी किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना, ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि काला सोना पेट्रोलियम को क्यों बोलते हैं काला सोना, क्योंकि इसका व्यापारिक रूप में बहुत अधिक महत्व है। अनेक पदार्थों का ये मिश्रण है और हर पदार्थ का जो भी इसके संगठक हैं उनका अत्यधिक उपयोग होता है। अब रह गया हमारा प्यारे बच्चों प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइप के द्वारा सरलतापूर्वक पाइपों के द्वारा हो सकता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दिल्ली के अंदर सभी गाड़ियां, कारें, 3 व्हीलर सीएनजी हैं, सीएनजी सिलेंडर से ही चलती हैं क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी, यह स्वच्छ ईंधन है, बिना धुएं के चलता है। सीएनजी का अधिक लाभ है कि इसे घरों में, कारखानों में सीधे जला सकते हैं जहां इसकी आपूर्ति पाइपों से की जा सकती है और कुछ शहरों में आपूर्ति इसकी शुरू हो चुकी है। वडोदरा, गुजरात ऐसा ही एक उदाहरण है। पाइपलाइन का जाल बिछा दिया गया है और इसका उपयोग पूरा गैस पाइपलाइन के द्वारा होता है। दिल्ली के भी बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग शुरू हो चुका है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों, उर्वरकों और औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये डेल्टा फिर एक शब्द आया है, ये भी नदियों से संबंध है
बेसिन और डेल्टा ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। बेसिन नदी की शुरुआत है, डेल्टा नदी की समाप्ति है। समाप्ति का क्या अर्थ है कि नदी अंत में जाकर कहाँ मिलती है? समुद्र में। नदी में समुद्र से मिलने से पहले जो शेप बनती है वो लगभग ऐसी होती है। आप देखिए ये बीच में नदी, यहाँ समुद्र, ऐसे कई धाराओं में नदी बन जाती है। गाद, सिल्ट, ये जो क्षेत्र है इसको हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डेल्टा। आइए आगे देखते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और कुछ असीमित हैं। तो आपने इस अध्याय में प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं, ये इसके बारे में पढ़ा। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सब एक ना एक दिन समाप्त होने वाले हैं। वन समाप्त हो जाएंगे यदि इनका उपयोग हम ठीक से, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से नहीं किया, लालच में इसका प्रयोग अप्राकृतिक रूप से किया तो ये निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन के परिवर्तन के लाखों वर्ष का समय लगता है कोयला और पेट्रोलियम को बढ़ने में। दूसरी ओर इनके भंडार कुछ 100 वर्ष तक ही चलने वाले हैं, क्योंकि मानव जनसंख्या बहुत बढ़ गई, इसलिए इनका उपयोग करने के लिए बहुत मानव को लालच छोड़ना पड़ेगा, इस ढंग से उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सकें। दूसरा, इसका नुकसान क्या, हानि क्या है? इन ईंधन के जलने से खतरनाक स्तर का वायु प्रदूषण होता है। इनका संबंध विश्व उष्णन से है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ गया है। वायु के अंदर जब पौधाघर प्रभाव, जो पौधाघर गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है उसके कारण तापमान भी बढ़ रहा है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन कहते हैं। अतः यह आवश्यक हम इन दोनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। मिसयूज़ ना करें, बेफजूल में प्रयोग ना करें। परिणाम स्वरूप बेहतर विश्व बनेगा, बेहतर पर्यावरण बनेगा, विश्व उष्ण का खतरा भी कम होगा और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक हमको होगी। लंबे समय तक कई पीढ़ियां इसका उपयोग कर पाएंगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुरु उनके तरीके बताए हैं। जहां तक संभव हो गाड़ी को समान मध्यम गति से चलाएं, ज़्यादा हाई स्पीड में ना चलाएं। यातायात लाइट पर जहाँ तक हो सके अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कीजिए। टायरों का दबाव, प्रेशर सही रखिए। कम हवा रहेगी तो गाड़ी पर लोड अधिक रहेगा, टायर भी नहीं चलेंगे और प्रदूषण अधिक होगा। गाड़ी का नियत रूप से रख रखाव, सर्विसिंग बहुत अच्छी सुनिश्चित कीजिए ताकि पर्यावरण भी बचा रहे और इन जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी ठीक ढंग से हो, आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सकें। इस ढंग से मानव को इनका उपयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये लेसन नंबर 5 हमारा आज यहाँ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।